नमस्कार दोस्तों। संविधान के निर्माण की सीरीज में हम संविधान की विशेषताओं तक पहुंच गए थे। संविधान की विशेषताओं में हमने संविधान की सारी विशेषताओं को बताया, आलोचनाओं को भी मैंने बताया। अब जहाँ से संविधान निर्माण का उसकी विशेषताएं खत्म हुई है, वहीं पर उसको रोक करके हम आगे इकोनॉमी के सीरीज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी की विशेषता, इसलिए हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दो चीजें। देखिए, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो कुछ लोग उसको डिसमल, डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस कहते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अगर किसी देश के आगे किसी अर्थव्यवस्था के आगे किसी देश का नाम लग जाता है, अगर वही अर्थशास्त्र के आगे किसी देश का नाम लग जाता है तो वह इकोनॉमी बन जाता है, स्पेशली इकोनॉमी। आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, इसको निराशजनक विज्ञान से अधिक, इसका मतलब ये है कि मोर देन द डिसमल साइंस। मतलब अभी जस्ट मैंने बताया, डिसमल, डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस, पुअर साइंस रहेगा। दूसरी बात इसमें कहा गया है, दिस इज द फेल्ड साइंस। यह एक असफल विज्ञान है। अगर विज्ञान की बात किया जाए तो विज्ञान में सुसंगठित, सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यहाँ इसको विज्ञान कहना लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर विज्ञान की बात करेंगे तो उसमें निर्जीव का अध्ययन अमूमन किया जाता है। अगर ओरिजिनल विज्ञान की बात करेंगे तो केवल फिजिक्स ही ओरिजिनल विज्ञान आता है, फिजिक्स, जिसमें टोटल निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था की बात करने जा रहे हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थशास्त्र की अभी जस्ट मैंने बात किया। जब इसको पुअर साइंस कहने के पीछे कारण क्या है, इसको फेल्ड साइंस कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब 2008 की मंदी आने वाली थी तो ऐसे कंडीशन में यही अर्थशास्त्र उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सका। विज्ञान कुछ भविष्य के विषय में बता देता है, भविष्य में हो सकता है, परंतु जो महामंदी आई 2008 में अमेरिका की, ये विज्ञान नहीं बता सका अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र वाला, इसलिए इसको हम फेल्ड साइंस कहते हैं। इस बात पे याद रखें, फेल्ड साइंस, क्योंकि वो उस समय मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सका किस प्रकार से हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में मंदी का दौर छा गया। जिस समय पूरी दुनिया मंदी का दौर छाया था, भारत ऐसी मंदी से बच सका क्योंकि हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसको हम क्वार्टरनरी एंड टर्शियरी कहते हैं, क्वीनियरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, खान, खदान इत्यादि आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को ले लेते हैं। टर्शियरी में सर्विस सेक्टर को ले लेते हैं। हमने प्राइमरी को छोड़ा, सेकेंडरी को छोड़ा और सीधे टर्शियरी में प्रवेश कर गए। इस प्रकार से थर्ड वाले फेज में प्रवेश कर गए। थर्ड फेज में प्रवेश करने के कारण हमने सेवा क्षेत्र को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य भारत ने किया है। इसलिए हमने उस समय जब 2008 मंदी आई तो उससे हम अमूमन बच सके। भारत में मंदी नहीं दिखाई दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने उस समय लोगों की आय की आमदनी बढ़ोतरी किया। इससे क्या फायदा हुआ? जब आय की आमदनी होगी, जब आय ज्यादा होगा तो लोग वस्तु ज्यादा खरीदेंगे। जब लोग वस्तु ज्यादा खरीदेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो लोगों के हाथ में रोजगार ज्यादा मिलेगा। लोगों के हाथ में रोजगार मिलेगा तो सिंपल सी बात है, मंदी में देश नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम उस समय मंदी की दौर से बच सके। ठीक है, हम आगे देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ओके, देखिए, अर्थशास्त्र की सामान्य समझ। अर्थशास्त्र सामान्य समझ।
अर्थशास्त्र की सामान्य समझ। देखिए, अगर अर्थशास्त्र की सामान्य समझ की बात है तो आम लोगों से ऊपर नहीं है। डेली आदमी कुछ न कुछ लेन देन करता है। कुछ लोग वस्तु विनिमय करते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है गेहूं दे करके चावल ले लेना, चावल दे करके चीनी ले लेना या अन्य जरूरत की चीजों को ले लेना, इसको वस्तु विनिमय व्यापार कहा जाता है। अर्थशास्त्र लोगों के डेली लाइफ में यूज होता है, परंतु इसका सिद्धांत अगर कीनीशियन विचारधारा को देखें तो समष्टि और व्यष्टि दो प्रकार में इसको बांटा जाए, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, अगर माइक्रो को कहा जाए, अगर ये बगीचा है, ये गार्डन है, तो जो माइक्रो है इसमें लगा हुआ एक पेड़ है, अर्थात माइक्रो वाला क्षेत्र सबसे बड़ा है, माइक्रो वाला उससे छोटा है। माइक्रो के अंतर्गत माइक्रो आ जाता है, इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, 11-12 दोनों की। पीसीएस मेंस 2018 में क्वेश्चन आया है, वह क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी में मिल सका, सन 2018 वाला पूरा था, उसमें आया था, गरीबी की बात में पूछा था। अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, एक शब्द मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है अर्थात मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। देखिए, ये बड़ा सा टेढ़ी चीज है, उसको समझिए। जैसे अभी 1 रुपए का 1 पे मिल रहा था, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये रिलेशन बताना चाहता हूँ। न ये पेड़ अलग है, न ये गोला अलग है, इसी चीज को बताना चाहता हूँ। जैसे 1 रुपए का 1 पे मिल रहा था, अब 10 रुपए का 1 पे मिल रहा है, तो 1 रुपए बराबर 10 रुपए हो गया। इस प्रकार से मुद्रा का मूल्य गिर गया, इसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगर यहाँ पर इसको देखा जाए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रा का दाम बढ़ेगा, तो मुद्रा का दाम गिरेगा, तो ऐसे कंडीशन में पहली बार दाम बढ़ता क्यों है? दो चीजें होती है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। डिमांड अधिक होगा और सप्लाई कम होगा, तो ऑटोमेटिक वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। एक कर्व बनता है, उस कर्व को मैं बताता हूँ, यहाँ ऊपर बताता हूँ। देखिए, एक डिमांड हो गया और दूसरा सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई के कर्व जहां काटेंगे वहीं से प्राइस का निर्धारण होता है। अगर देखिए सप्लाई कम हो गई और डिमांड अधिक है, तो कीमत क्या है? बढ़ जाएगा। अगर कीमत बढ़ जाएगा तो मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाएगा। अगर मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा तो ऐसे कंडीशन में लोगों की आय में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। जब लोगों की आय बढ़ोतरी होगी तो ऑटोमेटिक माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आ जाएगा। मुद्रा स्थिति से बात चली थी और आ गई माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। इस प्रकार से माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। माइक्रो हो गया, दूसरा माइक्रो। ठीक, देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए।
अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ। देखिए, कुछ लोगों ने इसको डिसमल साइंस कहा, कुछ लोगों ने डिप्रेसिंग कहा, कुछ लोगों ने पुअर कहा और कुछ लोगों ने फेल कहा। डिसमल, डिप्रेशन एंड पुअर तथा फेल्ड साइंस। फेल्ड साइंस, इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? इसके पीछे कारण नहीं, कारण है सही से आप सुनेंगे, सन 2008 में अमेरिका में जो मंदी आई, उस मंदी की भविष्यवाणी अर्थशास्त्र नहीं कर सका। विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब ये है कि जो भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली है उसको बता दे, यही ना? क्यों सर? यही होना चाहिए ना। जैसे मौसम विज्ञान क्या बताता है कि कल ये चीजें हो सकती है, लेकिन संभावित चीजों को बता देता है, लेकिन ये नहीं बता सकता। परिणाम स्वरूप इसको फील्ड साइंस कर दिया गया। ठीक है, इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया, कारण क्या था? कारण मैंने बताया अभी। देखिए, कारण मैंने बताया, उस समय सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे अर्थशास्त्री हमारे यहाँ थे, उन्होंने क्या किया कि लोगों की आय में बढ़ोतरी कर दिया। जब लोगों की आय में बढ़ोतरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लोग सामान खरीदना शुरू कर देंगे। जब लोग सामान खरीदना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा, सामान बनेगा ना। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लोग हाथ में रोजगार मिल जाएगा। जब लोग हाथ में रोजगार मिल जाएगा, लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। जब बेरोजगार नहीं रहेंगे तो कहाँ मंदी होगा? इस प्रकार से हम बच सकते हैं। जब दुनिया मंदी में चल रही थी, जब इसके बाद में तहकीकात हुई, जब जांच हुई, अमेरिका ने सोचा कि इंडिया वाला कौन सा तकनीक अपनाए, आए इंडिया देखने के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कौन सी तकनीक अपना ली? जब यहाँ आए देखे तो यहाँ पर 2 सेक्टर छोड़ करके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सीधा टर्शियरी में प्रवेश कर गए। सेवा क्षेत्र में मास्टर, वकील, डॉक्टर ये सब बनाना शुरू कर दिए। हमारा प्राइमरी सेक्टर पिछड़ गया, सेकेंडरी तो एकदम पिछड़ गया, सीधा टर्शियरी प्रवेश कर गया। एग्रीकल्चर पिछड़ गया, खान खदान पिछड़ गया, माइंस कल कारखाने पिछड़ गए, मैन्युफैक्चरिंग पिछड़ गया, सेकेंडरी सेक्टर। रॉ मटेरियल यहाँ से आया, यहाँ से इसमें आएगा, तब जाकर के फिनिश गुड बनेगा। हमने क्या किया? सीधा इंजीनियर तैयार कर दिया, सीधा डॉक्टर बना दिया। तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या किए? यहाँ से इसमें आए। तब अमेरिका लगा वो 29% ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर में इंडिया है। इस समय 50% ज्यादा फ्यूचर आया है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर में इंडिया ने किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र की सामान्य समझ यहाँ पर विकसित होती है। अब समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हम करते हैं। ये तो बातें हो चुकी थी। माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स कीनीशियन विचारधारा है। माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। कीन्स बड़े विद्वान अर्थशास्त्री, उन्हीं का विचारधारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उन्होंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के छत्र छाया के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र एंड व्यष्टि अर्थशास्त्र। इस प्रकार से
देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी मैंने जो बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले उसी की रिवीजन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बताया एक जैसे सर्किल हो गया, ये बगीचा है, एक जंगल है, इस जंगल का एक पेड़ है, जंगल देखिए ये जंगल हो गया आपका समष्टि अर्थशास्त्र। इस जंगल का एक पेड़ जो भाग है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। न ये अलग है और न ये अलग है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। देखिए व्यवहारिक चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने सारा चीज बढ़ा, मुद्रास्फीति से किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुद्रास्फीति में सब जानते हैं कि वस्तु का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा और मुद्रा की कीमत गिर जाएगी। मुद्रा की कीमत गिरने के पीछे कारण, मुद्रा की कीमत गिर जाएगी, मुद्रा की कीमत गिर जाएगी। देखिए ये कैसे होता है उसमें अभी जस्ट बता रहा थोड़ी देर पहले, उसका रीजन जैसे मान लीजिए एक रुपए का अभी एक पेन मिल रहा है, अब यही पेन 10 रुपए मिल गया, पेन तो एक ही है परंतु वस्तु कीमत क्या है, बढ़ गई। पेन एक ही, इसको कहते हैं मुद्रा के मूल्य में गिरावट। इससे देश को क्या फायदा है, अपने मुद्रा के मूल्य को गिराने से देश को फायदा यह है हमारा निर्यात बढ़ता है, निर्यात बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति से निर्यात बढ़ता है। ये कैसे है इस चीज को बताएंगे, परंतु इसका एक अलग से लेक्चर है, बड़ा चीज है, बहुत विजुअल, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब इसी अर्थव्यवस्था के विकास को समष्टि और व्यष्टि की कहानी सी, ठीक है, ठीक, उसका पूरा डिस्कस। अब ये है कि अर्थव्यवस्था क्या है, ये तो अर्थशास्त्र हो गया पूरा। अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत सिंपल अर्थव्यवस्था, कुछ है नहीं। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, देखिए सीमित साधन में असीमित कार्य को करना अर्थव्यवस्था हमको सिखाता है, उसी को अर्थव्यवस्था। यदि किसी देश के यदि किसी अर्थशास्त्र के आगे किसी देश का नाम लग जाता है तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, न कि अर्थशास्त्र कहा जाता है। बस सामान्य समझ इसकी, ठीक है। इसके मतलब अर्थव्यवस्था का दूसरा शब्द है, इसके आगे किसी देश का नाम लगना अनिवार्य है। जैसे इंडियन इकोनॉमी जो हम पढ़ना, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, ईटीसी, इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था को कुल 5 क्षेत्रों में बांटेंगे, एक एक करके देखिएगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात है, केवल इंडिया की बात नहीं है। स्पेशली इंडियन इकोनॉमी तो पढ़ना ही है, परंतु यहाँ पर इसको हम 5 भागों में बांट करके देखिए। इकोनॉमी पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई अलग नहीं है। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, नेक्स्ट है क्वार्टरनी सेक्टर, नेक्स्ट क्वीनियरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पांचवा सेक्टर।
थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें होंगी। प्राइमरी सेक्टर में प्राय खान, खाद्यान्न, कृषि, ये विषय में कुछ कृषि, कच्चे माल इत्यादि इसके अंदर आते हैं। अब देखिए, खान, खदान, कच्चे माल जो भी निकलेंगे उसको कहाँ लेके जाएंगे? फैक्ट्री में लेके जाएंगे। जब उसको फैक्ट्री में लेके जाएंगे, उसी फैक्ट्री में जब ले जाएगा तो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं इसको, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर। जब सेकेंडरी सेक्टर हो जाए, एक्चुअली जब रॉ मटेरियल्स होते हैं उसी रॉ मटेरियल्स को फिनिश कहा जाता है, तो फिनिश किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो सेकेंडरी प्रोसेस करता है। अब इसकी क्या होगी? पैकेजिंग होगी। जब यहाँ पर माल बन गया, इसकी पैकेजिंग होगी। जब पैकेजिंग होगी, वो पैकेजिंग करने वाला जो आदमी है, कंप्यूटर पर जो डाटा चढ़ाएगा, वो सारा आ जाएगा इस वाले सेक्टर, इस सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। सेवा क्षेत्र, टैक्सेरी मतलब सेवा क्षेत्र, जहाँ भारत सबसे ज्यादा है। इसको डायग्राम माध्यम समझाएगा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक फील्ड है, खेत है, इसमें ये अनाज पैदा हुआ है, इस प्रकार से ये अनाज है। ये मनुष्य जो है इसमें काम कर रहा है। इससे जो रॉ मटेरियल्स निकले, इस रॉ मटेरियल्स को क्या करेंगे? ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, प्राइमरी। इसको लेके जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। ये है आपका फैक्ट्री, जहां पर इसकी प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग। जब इस कोठी में लेके आएंगे, कोठी मतलब फैक्ट्री कोठी होता है, अंग्रेजों की भाषा में उसको फैक्ट्री कहते थे, जब हिंदी ट्रांसलेशन कोठी कहा गया। जब यहाँ से सेकेंडरी से जब ये इसकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, डाटा एंट्री, ये सब आ जाएगा आपका टर्शियरी। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये हो गया टर्शियरी। ठीक। अब यहां से देखिए, अब यहां से थोड़ा सा बाइफर्केशन होगा। कंपनी अधिनियम सन 2013, इंडियन कंपनी ला सन 2030 में क्या हुआ? महिलाओं को जो डीपीएस में जो अधिकार दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, मौलिक अधिकार भी है और मतलब फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएस भी है, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत भी है और मौलिक अधिकार भी है कि सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। परंतु महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, तो उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए एक और क्षेत्र जोड़ा गया, जिसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। और ये क्वार्टरनरी सेक्टर में पिंक कॉलर जॉब आता है। क्वेश्चन आया है पिंक कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए, उसको हम पिंक कॉलर जॉब। ये तो एक बात होता है। इसके साथ ही साथ इसमें और भी क्षेत्र शामिल होते हैं जो कि इससे थोड़ा एडवांस होता है। ठीक। अब बात आती है क्वीनरी सेक्टर की, मतलब पंचम क्षेत्र की बात आती है। पंचम क्षेत्र में क्या होता है? जैसे भू विज्ञान, जितने भी रॉकेट प्रक्षेपण होते हैं, मतलब बड़ी क्षेत्रों को ये आपका पांचवें सेक्टर में शामिल किया जाता है। विज्ञान, खोज, अनुसंधान इत्यादि चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं, पांचवें सेक्टर। ठीक। ये पिंक कलर का भी समाजशास्त्र का क्षेत्र है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बना? पिंक कॉलर जॉब किससे संबंधित है? अच्छा, महिलाओं से। महिलाओं से। वही कंपनी अधिनियम सन 2013 में जैसे महिलाओं के साथ अन्याय होता था, काम उतना ही लेते थे, कम पैसा देते थे, तो इसीलिए कंपनी अधिनियम 2013 लाया गया, तो पिंक कॉलर जॉब बनाया गया सब।
इसमें व्हाइट कलर जाम होता है। देखिए एक सेकंड, क्या बोले हैं, कंपनी अधिनियम 2013। 2013। हाँ, यहाँ पर है ये व्हाइट कलर नहीं, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि कंपनी अधिनियम 2013 किससे संबंधित है, पिंक कलर जॉब से। जी, व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर जाम है। अच्छा, वाइट कलर। व्हाइट कलर जाम मतलब ये होता है, इसमें सब मतलब बड़े क्षेत्र अनुसंधान। हाँ, इसलिए इसको व्हाइट कलर कहते हैं। पिंक कलर जाम, व्हाइट कलर जाम, ये सेवा क्षेत्र हो गया, ये टर्शियरी मतलब सेवा क्षेत्र हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया सेकेंडरी, और ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर। इस समय, अच्छा, इस समय सर जो है सेवा क्षेत्र में इंडिया का कितना है? लगभग 50%। लगभग 50%। 50% सेवा क्षेत्र अकेले ही है। और बाकी 50 में और सब हमारा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, जो सबसे आगे बढ़ना चाहिए। चाइना में सबसे ज्यादा यही, अगर ये डेवलप होगा मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिक लोग हर रोजगार मिल जाएगा। जब कंपनी चलेगा तो रोजगार मिल जाएगा। तो यही मैन्युफैक्चरिंग हमारा पिछड़ा होगा, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में विस्तार होने से निर्यात बढ़ रहा है। हाँ, निर्यात, एक्चुअली हम निर्यात प्रतिभाओं का कर रहे हैं। जैसे हम विदेशों में डॉक्टर बना के भेज रहे हैं, विदेशों में इंजीनियर बना के भेज रहे हैं। अभी अफगानिस्तान में जो रोड बना है, भारतीय इंजीनियर से आके बना है। जो चाबहार पोर्ट जो बन रहा था, तो ईरान के बॉर्डर पर जा करके वहाँ से जो हाईवे बनाया गया है, ये इंडियंस जा करके बना है। तो इस प्रकार से हमने सेवा करने जाती है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब मास्टर दिए हैं विदेश में। समस्या ये है कि ये क्षेत्र विकसित होना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर विनिर्माण नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हमारा पिछड़ा है। यानी सबसे अधिक सेवा क्षेत्र, सबसे कम सेकेंडरी से। हाँ, सबसे कृषि भी ठीक चल रहा है। कोरोना आने से कृषि क्षेत्र बढ़ा है। कोरोना से प्राइमरी सेक्टर बढ़ोतरी हुई है। अब कोरोना आने से प्राइवेट सेक्टर वृद्धि कैसे हुई, यही चीज में लिखा होता तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। बीओ कोरोना जो है, मतलब जब लोग काम छोड़ करके आए घर पर, कोई काम नहीं है, ऑटोमेटिक लोग खेती बाड़ी करना शुरू करेंगे। कुछ काम, कुछ नहीं तो कुछ सही, कुछ नहीं तो कुछ और सही। बड़ी लंबी है जब मिलेंगे लाख है, ये समाज में कुछ नहीं तो कुछ तो होगा, यही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंजीनियरिंग हो। ठीक है, चलिए जी सर। बताइए सर, दुग्ध उत्पादन किस सेवा क्षेत्र में आएगा, किस मतलब सेक्टर में आएगा? दूध उत्पादन प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर। देखिए, अगर पशुपालन की बात अगर हम कर देंगे तो उसमें कृषि और खेती बाड़ी, कृषि और पशुपालन, ये क्या कहते हैं, जितने मवेशी हैं, मवेशी पालन दोनों उसमें समाहित है, पशुपालन दोनों आते हैं। सर आप बहुत समझा के पढ़ाते हैं सर, इसीलिए आपका कोचिंग में ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसी तरह से मुर्गी पालन हुआ, ये भी जो है प्राइमरी सेक्टर से आएगा। वीडियो कुछ बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा हो, अरे